किसी के ऊपर शिकंजा कस नहीं हो सकता, कसना मुश्किल है यदि वो अपराध नहीं किया है। क्या अपराध किया उसके लिए हमारे एक शिष्य है और साथी है श्री अय्यर, उन्होंने एक पुस्तक निकाली है जो अमेज़ॉन में मिलती है, दुकानों में मिलती है, जिसका नाम है एनडीटी फ्रॉड, जिसको मैंने पुस्तक में विमोचन किया। ZTV भी आई थी उस समय, पता नहीं दिखाया कि नहीं। तो ये रफ़ी मार्ग में जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है वहाँ हमने किया था, तो उसमें सारा विवरण है। इतना बड़ा घोटाला मुझे समझ में नहीं आती कि इतने दिन कैसे बर्दाश्त करते आई समाज। हाँ, ये कांग्रेस से मिले हुए हैं तो इसीलिए कांग्रेस की संरक्षण थी, बट तो नरेंद्र मोदी तो भ्रष्टाचार के लिए वचनबद्ध है। नहीं, लेकिन आरोपों में कितनी सच्चाई है? आपको लगता है ये आरोप सही है? आपका क्या नजरिया है? नहीं, ये तो पक्का है, ये तो सब जेल जाएंगे। अपराध करोगे तो कोई भी हो, सोनिया गांधी भी जेल गई थी, बट बेल में है बाहर, और किसी को नहीं छोड़ना है। इस देश इतनी समाज, इतनी विशाल समाज, इतने लोग मेहनत करते हैं, धूप में ठेला खींच के जाते हैं, और हम लोग लूटे हैं उनको भ्रष्टाचार करके और पैसा विदेशों में रखा। नहीं, लेकिन स्वामी जी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अभी तो इनसाइड स्टोरी आई ही नहीं है, तो आपकी नजर में क्या कोई इनसाइड स्टोरी है इसकी? देखिए, मामला तो बहुत सीधा है। इन्होंने फॉरेन एक्सचेंज में फ्रॉड किया, बैंकों से कर्जा लिया, फिर उसको दोबारा अपने निजी अकाउंट में डाल दी। ये सारे विवरण हैं इसमें, पुस्तक में पूरा, जिस पुस्तक को मैंने दिखाया इसमें पूरा है, सारे आंकड़े वांकड़े सब हैं। तो समझाने के लिए क्या बात है? अपराध किया है, नहीं अपराध करते उनको जाकर कोर्ट में जाकर इसको चुनौती देने बोलिए, देखते हैं क्या होता है उसमें। और प्रणय रॉय का एक साउथ अफ्रीका में बहुत विशाल घर है, विलासीय घर, इसको कहाँ से मिला इतना पैसा वहाँ बनाने के लिए, और वहाँ क्यों बनाया? नहीं, मेरा आपसे क्योंकि आप कह रहे हैं बहुत ज्यादा टाइम आपने कहा था कि होगा नहीं, इसलिए आखिरी सवाल आपसे, क्या इस मामले में किसी तरह की कोई शील्डिंग भी आप देखते हैं? कोई शील्डिंग होती रही क्या अभी तक? क्योंकि आरोप लगते रहे कि सरकारों ने शील्डिंग की इसकी। है, हर पार्टी में लोग हैं जो रात को उसी नाइट क्लब में जाते हैं तो बट महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री कैसा है। मनमोहन सिंह व्यक्तिगत अच्छे थे, परंतु राष्ट्र हित में वो डब्बू थे। ये नरेंद्र मोदी तो शेर है, इसको एक बार सूंघ जाएगा भ्रष्टाचार तो छोड़ेगा नहीं। शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे साथ और भी लोग हैं, मैं अपने पैनल के पास जाना चाहूंगा। प्रियंका, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले संजय श्रीवास्तव जी के पास जाना चाहूंगा। संजय श्रीवास्तव जी, आप वो शख्स हैं जिन्होंने इस पूरे मामले की जांच शुरू की थी, इसलिए सीधा सवाल, क्योंकि 48 करोड़ रुपए के नुकसान को पहुंचाने का आरोप लग रहा है इनके ऊपर आईसीआईसीआई बैंक को, आपके हिसाब से ये पूरा मामला, पहले सर हमारे दर्शकों को आप बताइए कि ये पूरा मामला है क्या, कैसे नुकसान पहुंचाया इन लोगों ने? आवाज नहीं, आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? नो साउंड। संजय श्रीवास्तव जी, आप तक अब आवाज आ रही है मेरी? मैं तेज बोल रहा हूं, आप तक आवाज पहुंचे इसलिए। जी नहीं, आवाज पहुंच रही है जी। संजय श्रीवास्तव जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये पूरा मामला क्या है? आपने इस पूरी जांच को शुरू किया था, बताइए जो आरोप लग रहे हैं वो कितने गंभीर आरोप हैं, और ये मामला पूरा आपने जो जांच किया, आपकी नजर में क्या आया सामने? ऐसा है, जो मैंने FIR तो नहीं पढ़ा है, लेकिन जो ये ICICI बैंक का इशू है वो मैं बता दूं। जून 2008 में NDTV के पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे, तो इन्होंने इंडिया बुल्स से 19% इंटरेस्ट पे 375 करोड़ रुपए का लोन लिया, और बदले में कोलैटरल या सिक्योरिटी के तौर पे अपने शेयर्स प्लेस किए। शेयर्स का वैल्यू उस समय 439 रुपये था, 439 पर शेयर। एक आध महीनों में ये शेयर का वैल्यू कम होकर के 156 रुपये पे आ गया। तो इंडिया बुल्स ने इनको अपने लोन रिकॉल कर लिया, ये कहके कि जो आपने सिक्योरिटी दिया है वो ऑलमोस्ट 1/3 हो गया है। तो इन्होंने ICICI बैंक से अक्टूबर 2008 में एक फ्रेश लोन निगोशिएट किया और यहाँ पे आके फ्रॉड किया। उस समय इनके शेयर जो थे तकरीबन 150 रुपये के आसपास थे, लेकिन और लिस्टेड शेयर हैं इनके, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों पे लिस्टेड हैं।
तो इन्होंने क्या किया कि उस शेयर का वैल्यू 439 रुपए ही दिखा लिया, जो कि सरासर फ्रॉड था। और इस तरह से बैंक को धोखा दे करके, आईसीआईसीआई बैंक के साथ धोखाधड़ी करके इन्होंने बैंक से 375 करोड़ रुपए लिए और उस पैसे से इंडिया बुल्स का लोन रिटायर किया। तो ये वो मैटर है जिसमें चूंकि ये सीधे सीधे धोखाधड़ी का मामला है, आईपीसी में ऑफेंस बनता है, और किया नहीं किया वो तो ट्रायल का मैटर है, ट्रायल में देखा जाएगा। बट प्राइमा फेसाई जो इनका कंडक्ट था, इन्होंने 150 रुपए के शेयर को 440 रुपए का शेयर बता के आईसीआईसीआई बैंक से 375 करोड़ रुपए लोन लिए, क्योंकि इनको साल में तकरीबन 70 करोड़ रुपए इंटरेस्ट देना पड़ रहा था इंडिया बुल्स को, और वो इनके लिए बहुत ज्यादा था। इसलिए ये बेसिक फ्रॉड है और ये इस फ्रॉड में केस बनता है, क्रिमिनल केस बनता है। ट्रायल जब एजेंसी अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लेगी और चालान फाइल होने के बाद जब ट्रायल होगा तो ये बताएं कि इन्होंने 150 रुपए के शेयर को 440 रुपए का शेयर बता के बैंक से क्यों लोन लिया। ठीक है, ये फ्रॉड है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। प्रियंका चतुर्वेदी मेरे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता। प्रियंका, आपको लगता है कि वाकई एक बहुत बड़ा गंभीर मामला है और इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए? गौरव जी, मैं उम्मीद करती हूँ आप मुझे कुछ समय देंगे। सबसे पहले तो मुझे बड़ी आपत्ति हुई इस बात पे कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बुलाते हैं, उनको अनइंटरप्टेड टाइम देते हैं, उनको क्रॉस क्वेश्चनिंग का भी हमें समय नहीं देते हैं। वो कोई स्पेशल नहीं है, पर क्योंकि आपने उनको स्पेशल दर्जा दिया, ये वो लॉयर हैं जिनको सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट से अगर मार पड़ी होगी, उनके हर कोर्ट केस को जो लेकर जाते हैं, जितना जहर एक आदमी में भरा जा सकता है कांग्रेस के खिलाफ, वो ऐसे आदमी हैं। इन्होंने इतनी आपत्तिजनक बयानबाजी की है हमारे पार्टी प्रेसिडेंट के बारे में, फिर भी आपने हमें समय नहीं दिया इनको काउंटर करने का। तो ये जरा अपना इतिहास जांचें, इतिहास में जाकर देखें कि ये खुद कैसे लॉयर रहे हैं। प्रियंका, मैं एक चीज क्लेरिफाई कर दूं, अगर कोई कम्युनिकेशन गैप है तो मैं क्लेरिफाई कर दूं, आप बोलिए। प्लीज मुझे माफ करिए, मुझे माफ करिए। नहीं, मैं आपको माफ करिए कि इस तरीके की लैंग्वेज जो उन्होंने आपत्तिजनक बयानबाजी कर आपके आप चैनल अपनी पे आपत्ति दर्ज करा सकती हैं, उनको अनइंटरप्टेड टाइम दिया है, तो उनको भी सुनने का हौसला होना चाहिए कि वो ये हैं, इतिहास में इनका नाम रचा जाएगा काली स्याही से कि सुप्रीम कोर्ट से जो सबसे ज्यादा मार पड़ी है ये वो इंसान है। इनका नाम स्याही से लिखा जाएगा, काली स्याही से, उस मुद्दे पे कि ट्विटर पे सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले इंसान ये हैं। और काली स्याही से इनका नाम ये भी लिखा जाएगा किस तरीके से उल्टे सीधे आरोप लाकर ये टेलीविजन चैनल पे आकर कुछ भी बोलकर। ठीक है, लेकिन प्रियंका मुद्दे पर आते हैं। आप हिम्मत होती, वो है नहीं अभी हमारे साथ। प्रियंका वो भी हमारे साथ है नहीं, तो मुद्दे पे आते हैं। आप अपनी आपत्ति दर्ज कराइए, आप अपनी आपत्ति दर्ज कराइए, आप अपनी आपत्ति दर्ज कराइए। लेकिन मुद्दा है वो है मुश्किल में एनडीटीवी। एनडीटीवी क्या मुश्किल में है? और आपके साथ दो और गेस्ट बैठे हैं, मैं उनसे ही बात कर रहा हूँ। उनको नहीं, उनका अटैक देखिए ऐसा है, उनका अटैक एनडीटीवी पर नहीं था। उनका शुरू से लेकर एंड तक अटैक कांग्रेस पार्टी पे था, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा पे था। जितनी नफरत के साथ ये आकर बात करते हैं, वो उनका अटैक बहुत स्पष्ट था। और क्योंकि आपने हमें समय नहीं दिया इनसे सवाल पूछने का, ये इससे मैं आपत्ति जताती हूँ और मुझे लगता है इस तरीके का डिबेट नहीं होना चाहिए। आपकी इस आपत्ति का पूरा सम्मान करते हुए प्रियंका, आगे से हम आप ख्याल रखेंगे कि जब आप हमारे साथ हों तो बीजेपी के प्रवक्ता हों आपके साथ, ताकि आप सवाल जवाब कर सके। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि वो डिबेट में नहीं बैठ पाएंगे। एनडीटीवी ने अगर नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी छोड़िए, अब सुब्रमण्यम स्वामी को छोड़िए, मुद्दे पर आइए। एनडीटीवी पे आप बोल रही थी कुछ। जाते हैं उनके पास सच्चाई सुनने का, क्योंकि मैं कहूंगी क्योंकि वो कुछ उल्टी सीधी बयानबाजी करके गए। अब मैं एनडीटीवी पर आती हूँ। एनडीटीवी पर इन्होंने कहा कि कुछ आरोप लगे हैं। मैं कहती हूँ अगर आरोप लगे हैं बिल्कुल जांच होनी चाहिए और सारे मुद्दों पे जांच होनी चाहिए। पर जिस तरीके से आज सीबीआई को इस केस पे भेजा गया है एनडीटीवी के पास, जिसका लोन एनडीटीवी ऑलरेडी पे कर चुकी है, जो आईसीआईसीआई बैंक जो प्राइवेट बैंक है उसने कोई कंप्लेन नहीं दर्ज की है, और आज जो हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वाले बड़े बड़े आदमी बैठे हुए हैं जिनके लोन राइट ऑफ करते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक से इन लोगों ने पैसे लेकर किया है, उनपे किसी तरीके की कार्रवाई नहीं, ना ही कोई जल्दबाजी दिखाई देती है। वो इससे बहुत स्पष्ट है कि एक एजेंडा चल रहा है और वो एजेंडा उस मीडिया हाउसेस के खिलाफ चल रहा है
जो इस सरकार पे सवाल उठाता है। माफी लेकिन ये मामला प्रियंका जी, मैं आपके सामने इनकम टैक्स कमिश्नर है इस पैनल में, वो उनसे आप पूछ सकती हैं। ये मामला 2006 या 2008 के आसपास का है, जब यूपीए गवर्नमेंट थी। सरकार की जी हजूरी करते हैं मैडम जी, सरकार से कोई प्रियंका जी, नहीं उठाते हैं। संजय श्रीवास्तव मेरे साथ हैं, जरा उनकी भी तो सुन लीजिए। इनकम टैक्स कमिश्नर है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता तो है नहीं। से लेकर हो प्रियंका चतुर्वेदी, मैंने आपको बोलने का पूरा मौका दिया, आप मेरी बात नहीं सुन रही हैं। नौकरियां मिल रही है हमारे युवाओं को, प्रियंका चतुर्वेदी, हमारा जीडीपी ग्रोथ फिगर्स बढ़ रहे हैं, पर हम वो सवाल नहीं उठाएंगे। नहीं, सवाल उठाएंगे, लेकिन ये सवाल क्यों ना उठाएं प्रियंका चतुर्वेदी? वो सवाल भी उठाएंगे और ये सवाल भी उठाएंगे, हर सवाल उठाएंगे। आपके साथ इस पैनल में संजय श्रीवास्तव अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे बैठे हैं। वो ना तो सरकार के प्रवक्ता के तौर पर बैठे हैं और ना ही वो किसी विभाग के प्रवक्ता के तौर पर बैठे हैं। लेकिन वो अगर इनकम टैक्स कमिश्नर है तो उनकी बात तो सुन लीजिए। एनडीटीवी, प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट। प्लीज कंप्लीट कीजिए। वी हैव नो लव लॉस्ट। आपको याद होगा एनडीटीवी ने बिहार को लेकर हमें हार दिखाई थी। एनडीटीवी वो चैनल है जिसने पंजाब में हमारी हार दिखाई थी। एनडीटीवी वो चैनल है जिसने पूरा इंडिया अगेंस्ट करप्शन नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे वो क्या दिखा रहे थे क्या नहीं दिखा रहे थे। हम ये बात ही नहीं कर रहे कि वो क्या कंटेंट दिखा रहे थे। हम ये बात कर रहे हैं कि वो कुछ टेक्निकल, कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड में उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। हम उनके कंटेंट न्यूज चैनल की बात नहीं कर रहे मैडम, सवाल उठाएगा। हम उनके ऊपर फाइनेंशियल फ्रॉड की बात कर रहे हैं। मेरे साथ ज्वाइंट डायरेक्टर सीबीआई। ओके प्रियंका, आप रहिए मेरे साथ। आप कंप्लीट करने को कह रही थी, आप कंप्लीट कर चुकी है, टाइम आपका कंप्लीट हो चुका है। मेरे साथ एनके सिंह साहब है। एनके सिंह साहब, जिस तरह के आरोप लगे हैं, मामला गंभीर है कि नहीं है? देखिए, आर्थिक अपराध का मामला है और सीबीआई के कार्यक्षेत्र में आता है और जो अभियोग लगे हैं वो गंभीर है और जांच अभी प्रारंभ हुआ है। एफआईआर हमने देखा नहीं है, पूरी बात जो है उभर के अभी आई नहीं है, लेकिन जो भी अभी तक सनसनी निगाह से हम जान पाए हैं उसके आधार पर स्पष्ट है कि इसके दो पार्ट हैं इन अभियोग के। एक तो 48 करोड़ का नुकसान आईसीआई का और दूसरा उसमें इतने सारे अभियोग हैं। दूसरा हिस्सा जो है तो सीआई में लंबा समय मैंने बिताया है, 10 साल। ये मेरे समझ में आ नहीं रहा कि इतने अभियोगों को क्लब कैसे किया जा सकता है, जैसे उनका सारा इतिहास रखा हुआ था और सबको किस चीज का इंतजारी हो रहा था। जैसे एक है सरकारी कर्मचारी को इन्होंने रिश्वत दी, ये तो बड़ा गंभीर मामला है, केस क्यों नहीं रजिस्टर हुआ? बिल्कुल, मैं ये पूछ लेता हूँ मेरे साथ। नंबर एक नहीं और बोल लेती, कंप्लीट कर लीजिए। अब ये दूसरा जो अभियोग है कि गुजरात सरकार को बदनाम करने में पैसा खर्चा किया, तो ये लोग गुजरात सरकार उसमें क्या कर रही थी? डिफेमेशन केस करना चाहिए था इनके खिलाफ, अभी तक क्या इंतजार कर रहे थे, इत्यादि इत्यादि। अब जहां तक ये है कि बॉटम लाइन जो पहला जो मुख्य अभियोग जो उभर के बहुत आ रहा है कि आईसीआईसीआई को 45 करोड़ का इन्होंने 48 करोड़ अब ये 48 करोड़ का डिफॉल्ट, इस पर इसके आधार पर इतना बड़ा मामला बनाया जाए, जांच हो, लेकिन चारों तरफ रेड हुए हैं और इसमें कोई शक नहीं है। अब सुब्रमण्यम साहब भी कहते पॉलिटिकली वेटेड स्टेटमेंट था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक वेरी इंपॉर्टेंट मीडिया चैनल है और हम तो रिटायर्ड हैं अब, तो इसको वॉच करते हैं। चलिए मैं पूछ लेता हूँ, मेरे साथ संजय श्रीवास्तव है। संजय श्रीवास्तव जी से पूछ लेता हूँ। संजय श्रीवास्तव जी, आपने सर की आपत्तियां सुनी होंगी जो सर ने कहा, जरा आप रिप्लाई करना चाहेंगे इस पर, क्योंकि आप ज्यादा टेक्निकल चीजें समझते हैं। नहीं, जो सिंह साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल सही अपनी जगह पे कह रहे हैं, लेकिन उसमें ये है कि आप बैंक को धोखाधड़ी करके तो लोन नहीं ले सकते ना। आपने बैंक को ये बताया कि आपके शेयर 439 रुपये में ट्रेड हो रहे हैं, जबकि आपके शेयर 150 रुपये के आसपास पे ट्रेड हो रहे थे। तो ये धोखाधड़ी का मामला है और ये लंबा चौड़ा इनका पूरा पिछले 2004 से 2014 के बीच में लंबा चौड़ा इन्होंने फ्रॉड किया है। तो कहीं से शुरुआत तो की एक एजेंसी ने, और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस पे ऑलरेडी कॉग्निजेंस लेकर के केस इनका रीओपन किया था, जिसके अगेंस्ट ये दिल्ली हाईकोर्ट गए हैं और दिल्ली हाईकोर्ट ने उसमें संज्ञान लेकर के मामले को स्टे किया हुआ है। अगस्त में कोई तारीख है। तो चूंकि धोखाधड़ी करके इन्होंने लिया है तो धोखाधड़ी का मामला बिल्कुल बनता है। और अल्टीमेटली आईसीआईसीआई बैंक है तो बैंक प्राइवेट बैंक है, बट इसमें पैसा तो इस देश के लोगों का ही है ना।
तो अगर कहीं पे भी कोई धोखाधड़ी करके किसी बैंक को चूना लगाया जाता है तो इस देश के आम आदमी का ही तो पैसा जाएगा। तो इसलिए जो है चीजें ये होती आ रही थी, कई कारणों से इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। मौजूदा सरकार ने कम से कम कार्रवाई शुरू की है। फिर तो ये आरोप संजय जी पिछली सरकार पर भी लगना चाहिए कि उन्होंने केस क्यों दर्ज करवा दिया। केस तो उसी सरकार में दर्ज हुआ था। केस नहीं, वो 2015 में रीओपन हुआ है। मार्च 2015 में इस इशू पे, आईसीआईसीआई बैंक के इशू पे मार्च 2015 में रीओपन हुआ है। ये मौजूदा सरकार के कार्यकाल में हुआ है। देखिए, इसमें बेसिक चीज ये है कि एनडीटीवी और उसके जो मालिक लोग हैं ये सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं हैं, ये बिजनेस भी कर रहे हैं। एनडीटीवी जो है विजय मल्ल्या की कंपनी के साथ मिलकर के किंगफिशर बियर भी बेचती है, ब्रांडेड कपड़े भी बेचती है। और वहां अगर कोई फ्रॉड होता है, टैक्स की चोरी होती है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, तो क्या जस्ट बिकॉज प्रणव रॉय एक जर्नलिस्ट भी हैं तो क्या एजेंसीज उस पर काम ना करें? सारा पचड़ा इसलिए है कि एनडीटीवी और इनके जो मालिक लोग हैं, इनके डायरेक्टर्स हैं, वो ये नहीं, उनका ये कहना है कि चूंकि वो जर्नलिस्ट का भी काम करते हैं इसलिए ये कहीं पे कोई फ्रॉड करें, कहीं पे कोई मनी लॉन्ड्रिंग करें, कहीं पे किसी भी तरह की हरकत करें, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। मेरे ख्याल से एनके सिंह साहब ये नहीं कह रहे हैं और उनका भी यही कहना है, बल्कि वो अचंभा दिखा रहे हैं कि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उस अभी तक का जवाब बड़ा लंबा चौड़ा है। कभी अगर आप मुझे समय देंगे तो मैं बता दूंगा कि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही थी और अब क्यों कार्रवाई हो रही है। अगर आप चाहें तो हमारे पास अभी संक्षेप में उसको हिंट किया। संजय जी, अभी हमारे पास कुछ वक्त है, अगर आप बताना चाहें तो। 2004 से 2014 के बीच में इनको बचाया गया कई कारणों से। कारण अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इनका कंडक्ट क्या है। इन्होंने 427 मिलियन डॉलर, जो 2030 करोड़ रुपया बनता है, ये लॉन्डर किया है। ये कहते हैं कि जी कॉर्पोरेशन ने इनको पैसा दिया। पैसा आया है बरमूडा से। बरमूडा एक टैक्स हेवन है। बरमूडा में एक कंपनी रजिस्टर्ड है जिसकी मालिक कंपनी नीदरलैंड्स में है और वहां से पैसा आता है। ये उसी दिन उसको डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं। अपने एक शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं, दूसरे शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देते हैं। ये किस देश के कानून में, किस कानून में है कि आप एक शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे, दूसरे को नहीं देंगे? और इनके ईमेल्स देखे जाएं, इनके प्रणव रॉय, राधिका रॉय और नारायण राव के और प्राइस वाटर हाउस के ईमेल्स में क्लियर इनको वार्निंग दिया जा रहा है कि डोंट गिव ए हैंडल टू टैक्समैन, योर लाइफ विल बी मिजरेबल। तो ये पूरी सोची समझी साजिश में इन्होंने किया। और मैं ये बात कह रहा हूं कि 2003 में गुजरात सरकार ने दी फ्रीडम ऑफ रिलीजन, गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2003 इनेक्ट किया था, जिसकी वजह से कन्वर्जन्स जो थे, जो डांग ट्राइबल्स का कन्वर्जन था क्रिश्चियनिटी को हिंदुइज्म से, वो ऑलमोस्ट बंद हो गया था। तो जो एनडीटीवी का गुस्सा था, जो इनका एजेंडा था, इनकी कैंपेनिंग थी, वो गुजरात सरकार के खिलाफ उस एक्ट की वजह से थी। और उसको फंड करने के लिए इनको पैसे दिए गए, जो हवाला से टैक्स हेवन ले जा करके और टैक्स हेवन से फिर ला करके उसको अप्रोप्रिएट किया गया। ये सारी चीजें। जी बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए सर, बात पूरी कीजिए। मुझे कह रहे हैं? जी आप ही को कह रहा हूं। हेलो, आप ही को कह रहा हूं संजय जी, बात पूरी कीजिए। जी, तो ऐसा है कि जी इन्होंने मार्च 2004 में इनके पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे। मई 2004 में सरकार बदली, इनके यहां पैसे बरसने लगे। इन्होंने आनंद फानन में 21-22 कंपनियां बना ली विदेशों में, टैक्स हेवंस में। एक कंपनी बना ली एनडीटीवी नेटवर्क पीएलसी यूके। वो कंपनी में ना एम्प्लॉय है, ना कोई बिजनेस है, ना कोई एक्टिविटी है। एक डब्बा टांग रखा है एक कंपनी सेक्रेटरी के ऑफिस में। और वहां से इनको पहले तो इन्होंने $20 मिलियन कलेक्ट किया प्राइवेट प्लेसमेंट में, जिसका हिसाब किताब आज तक कहीं किसी को नहीं बताया कि किससे लिए, किसको दिए। उसके बाद उसमें $100 मिलियन इकट्ठा कर लिया। उसके बाद उस कंपनी के टोटल कंपनी का पेडअप कैपिटल जो है $1 लाख है, उसके $26,000 के शेयर के अगेंस्ट इनको $150 मिलियन मिल जाता है। और फिर ये उस शेयर को वापस बेच देते हैं $10 मिलियन में। 600 मतलब 7,000 कुछ रुपए का शेयर ये 600 रुपए में बेच लेते हैं 6 महीने बाद, खुद ही वापस उसी को जिसको किया था। तो $140 मिलियन इनके यहाँ घर में छोड़ के चला जाता है। उसका एडिशन हुआ है। पहली अपील हार गए। इन्होंने ITAT में एक इलीगल अपील कर रखा है। इनके पास अपील का प्रोविजन नहीं है। उसमें 525 करोड़ की पेनल्टी लगा रखी है, उसकी भी अपील कर रखी है। इसकी इंफॉर्मेशन सेबी को नहीं दी इन्होंने, सेबी ने इनके ऊपर 2 करोड़ का पेनल्टी लगाया। इन्होंने एक एनडीटीवी इमेजिन चैनल जो है 117 मिलियन में बेचा।
$117 मिलियन में ठीक है तो सर, आज ठीक है। भी आप ऐसे 4 चैनल एस्टेब्लिश कर लेंगे? कोई पागल आदमी इनको देगा पैसा? जी ठीक है सर, शुक्रिया आपका। हम समय ज्यादा हमारा हो गया, हमें दूसरी डिबेट में भी जाना है, लेकिन फिलहाल अब जांच एजेंसियों को तय करना है और कोर्ट को तय करना है कि कौन सही है कौन गलत, लेकिन गंभीर आरोप जरूर लगे हैं एनडीटीवी पर।